हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपको इस चैनल पर इंफॉर्मेशन मिलती है लॉ की, फैमिली लॉ की, क्रिमिनल लॉ की, और साथ ही हमारा यह उद्देश्य भी होता है कि आपको लॉ की जानकारी देने के साथ साथ प्रैक्टिकली समाज में, कोर्ट में, पुलिस में कैसे काम होता है, कैसे चलता है, वो सारी चीजें भी आपको बताई जाएं ताकि आपको क्लैरिटी आए और समाज में लॉ के प्रति जागरूकता भी बढ़े। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हस्बैंड के साइड से कुछ चीजें बताने वाला हूं। दोस्तों, जनरली जो होता है ना, जब मैट्रिमोनियल विवाद चलते हैं तो हस्बैंड के मन में बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं और उन्हीं गलतफहमियों के तहत वो कोई ना कोई स्टेप ऐसा ले लेता है जो कि गलत हो जाता है और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि यहां पे इस फील्ड में ना ऐसा नहीं है कि सॉरी बोल के काम चल जाएगा। आपने जो भी किया उसका कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी करने से पहले प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको सोचना है, समझना है, और जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाए तभी आपको आगे बढ़ना है। और ये जो गलतफहमियां होती हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा, मैं आपको ये कह सकता हूं श्योरिटी के साथ कि 90% लोग अपने मन में गलतफहमियां पाले रहते हैं और इन गलतफहमियों के तहत ही कुछ काम करते हैं। तो जान लेते हैं, एक एक करके 10 गलतफहमियां बताऊंगा। अगर आप इन 10 गलतफहमियों से बच सकें तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए इस प्रकार की वीडियोज मैं निरंतर लेकर के आता रहता हूं। सबसे पहले देखिए, जब डिस्प्यूट शुरू होते हैं ना और बहुत कुछ हो जाता है, जो पत्नी है वो अपने पेरेंटल होम भी कई बार चली जाती है, लेकिन पति ये सोचता है कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, सब कुछ दिनों के बाद सही हो जाएगा। और बहुत सारे मामले तो हमने ऐसे भी देखे हैं जहां पे कुछ दिन करते हुए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी बीत जाते हैं, पति वेट ही कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक बार, ये मेरा पूरी तरह से पर्सनल ओपिनियन और एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहा हूं, अगर एक बार आपके बीच में डिस्प्यूट होता है और पत्नी अपने पेरेंटल होम में चली जाती है, उसके बाद बहुत मुश्किल होता है चीजों का ठीक होना। आपको लगता है कि चीजें ठीक हो जाएंगी, मैं समाज के लोग भेजूंगा, मैं अपने परिवार वाले भेजूंगा, वो समझाएंगे, कुछ नहीं होता, चीजें और खराब होती हैं। उल्टा जब आप वहां पे समझाने के लिए जाते हो, कल को जब वो मुकदमा दर्ज करती है, उसी को इंसिडेंट बना के डाल देती है कि ये इतने लोगों के साथ हमारे घर पे आया था और ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आज के समय पे हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे 100% लोग ऐसे ही होंगे, लेकिन अधिकतर आज के समय पे यही हो रहा है। दूसरी गलतफहमी पति के मन की कि वो मुझसे प्यार करती है। वो आपसे कतई प्यार नहीं करती है। अगर वो आपसे प्यार करती तो सबसे पहले वो आपको इस प्रकार से छोड़ के नहीं जाती। दूसरा, वो दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आती। तीसरा, वो आपसे दूर रह रही है, वो उसने आपके नंबर ब्लॉक कर रखे हैं। कैसा प्यार है भाई ये? जो लोग इन चीजों में जाते हैं उनको एक्चुअल में प्यार का मतलब पता भी नहीं होता है। तो इसलिए ये गलतफहमी बिल्कुल ना पालें वो प्यार करती है। प्यार वो बिल्कुल नहीं करती। अगर वो प्यार करती तो वो आपको छोड़ के जाती, 2 दिन में वापस आ जाती, गुस्सा शांत होने पे, बिना कुछ बोले। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो गृहस्थी चलाना ही नहीं चाहती, वो आपके साथ आगे बढ़ना ही नहीं चाहती, और आप प्यार के गुलाब लिए बैठे हो। तो ये पूरी तरह से आपकी गलती है, आपका समय खराब होगा इसमें। तीसरी बहुत बड़ी गलतफहमी पति की कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मेरा क्या कर लेगी, कैसे मुकदमे कर लेगी। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये सत्य है कि आपने कुछ भी नहीं किया है लेकिन फिर भी वो सब कुछ कर सकती है। बहुत सारे कानून है, आप देख नहीं रहे हैं क्या हो रहा है समाज में, कितना बुरा हाल है। कितने सारे मुकदमे होते हैं जहां पे पति कहता है सर मैंने हाथ लगाना तो छोड़ो, मैंने तो तू करके बात भी नहीं करी कभी, उसके बावजूद मेरे पे 498 चल रहा है, जिसके अंदर सारे एलिगेशन मेरे पे भी है और मेरे घर वालों पे भी है। मेरे पे डीवी भी चल रहा है, मेरे पे 125 भी चल रहा है। बात करने जाता हूं तो मारपीट का एक और मुकदमा दर्ज हो जाता है। और कई सारे मामले मैंने ऐसे भी देखे जहां पत्नी ने 6-6, 7-7 मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, वो भी अलग अलग शहरों में परेशान करने के लिए। अब आप बताओ, तो ये गलतफहमी बिल्कुल निकाल दो कि आपने कुछ नहीं किया तो आपका कुछ नहीं हो सकता। अगली गलतफहमी कि उसके पास मेरे खिलाफ कुछ एविडेंस ही नहीं है, मैंने मारा पीटा तो कैसे मेरी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ऐसा नहीं है। एफआईआर भी दर्ज होती है, डीवी का केस भी दर्ज होता है, 125 भी दर्ज होता है। वो बात अलग है कि वो साबित नहीं हो पाएगा और बाद में वो आपके फेवर में आ जाएगा, लेकिन तब तक आप एक बहुत बड़ी हैरेसमेंट से गुजर चुके होंगे, तब तक फाइनेंशियली आपके लाखों रुपए लग चुके होंगे, तब तक आपके जीवन के बहुमूल्य 8-10 साल खराब हो चुके होंगे। तो इसलिए यह गलतफहमी भी अपने दिमाग से निकालनी बहुत ही जरूरी है। अगली गलतफहमी कि मेरे पास तो बहुत सारे एविडेंस है, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है, मैंने उसके पापा की रिकॉर्डिंग कर रखी, मम्मी की रिकॉर्डिंग कर रखी, पत्नी की रिकॉर्डिंग कर रखी, मेरे पास तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, मैं सारी की सारी रिकॉर्डिंग कोर्ट में लगा दूंगा तो मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, मेरा पे डीवी नहीं होगा, मेरे पे 125 नहीं होगा, मेरे पे कोई और केस नहीं होगा। ये भी पूरी तरह से गलत है। बहुत सारे मामले होते हैं जहां आपके पास सब कुछ होता है लेकिन उसके बावजूद भी आपकी एक भी बात पुलिस स्टेशन में नहीं सुनी जाती और आपकी एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब देखिए आप, कितने सारे मामले होते हैं आज के समय, रिकॉर्डिंग तो बड़ी कॉमन है, लगभग सभी लोगों के पास होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हो कि लोगों पे कितने सारे ऐसे मुकदमे चल रहे हैं जिनमें प्राइमा फेसिया कुछ होता ही नहीं है लेकिन मुकदमा दर्ज है। तो इस गलतफहमी को भी अपने दिमाग से जितना जल्दी हो हटा देना चाहिए। अगली गलतफहमी कि मेरे माता पिता ने मुझे बेदखल कर रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेदखल कर भी रखा है, आप समझते हैं कि अगर माता पिता बेदखल कर देंगे तो वो मेंटेनेंस नहीं मांग पाएगी,
या प्रॉपर्टी में राइट नहीं मांग पाएगी। भाई प्रॉपर्टी में राइट वैसे भी नहीं होता है, अगर बेदखल नहीं भी किया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी प्रॉपर्टी में राइट नहीं मांग सकती, लेकिन अपना रेसिडेंशियल राइट क्लेम कर सकती है कि मुझे इस घर में रहना है या फिर मुझे अलग से एकोमोडेशन की व्यवस्था करके दो। अगर आप बेदखली करा भी लेते हो उसके बावजूद भी वो ये राइट मांग ही सकती है। तो बिना मतलब की फालतू की चीजों में पढ़ के अपना समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है और अपने विजन को क्लियर कीजिए। पत्नी का आपकी प्रॉपर्टी पर कोई राइट नहीं है, उसका केवल डीवी एक्ट के अंतर्गत अपना रेसिडेंशियल राइट होता है जो वो क्लेम कर सकती है। अगली गलतफहमी कि मेरी पत्नी तो वेल क्वालिफाइड है, उसने तो पीएचडी कर रखा है, उसने तो कुछ और कर रखा है, तो मुझे मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। बहुत बड़ी गलतफहमी। आज के समय ऐसा हो कहां रहा है दोस्तों, आप कोर्ट को सब कुछ बताते हो लेकिन कोर्ट केवल एक फैक्टर देख रही है कि भाई ऐसा है वो आज के समय पे काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो आज के समय पे काम कर रही है तो हो सकता है, तब भी हो सकता है, श्योर नहीं है, तब भी हो सकता है कि मेंटेनेंस ना बंधे। वरना कई बार तो कोर्ट ये कह देती है कि उसकी सैलरी बहुत कम है, आपकी बहुत ज्यादा है, तो सेम स्टेटस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो तब भी आप मेंटेनेंस दो। तो ये सोचना कि पत्नी वेल क्वालिफाइड है तो मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, बहुत बड़ी भूल है आज के समय पे। अगली गलतफहमी कि मेरी पत्नी को गए हुए तो 6 महीने हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है, तो अब मेरा कुछ नहीं कर सकती, अब तो कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी, अब तो कोई केस ही दर्ज नहीं होगा। बहुत बड़ी गलतफहमी है। 4-4 साल के बाद, 5-5 साल के बाद भी एफआईआर दर्ज है। बहुत सारी एफआईआर तो हमने खुद देखी है, खुद डील करी है ऐसी। तो फिर ये कोई बात ही नहीं बनती। हालांकि कानूनन वो चीज होनी चाहिए बिल्कुल कि अगर लेडी 2 साल के बाद जा रही है तो पुलिस को भी देखना चाहिए कि भाई टाइम बार्ड चीज है, लेकिन नहीं देखती है ना, प्रॉब्लम ये है। अब अलग अलग मामलों में अलग अलग लोगों की एफआईआर देखिए किस किस तरह से दर्ज हो रखी है, उन्हें देख के पता चलता है कि क्या चल रहा है। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहे हैं, जो हो रहा है, जो कागज कह रहे हैं वो बात कह रहे हैं। अगली गलतफहमी कि पत्नी मेरी बहनों का नाम मुकदमों में कैसे लिखवा लेगी, मेरे जीजा का नाम मुकदमे में कैसे लिखा लेगी, वो तो अलग सिटी में रहते हैं, मैं मुकदमा चल रहा है बॉम्बे में और वो लोग रहते हैं वहां केरल में, तो कैसे लिखा लेगी। दोस्तों ऐसा भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली एफआईआर के अंदर आप देखोगे सारी बहनों के नाम, जीजाओं के नाम सब होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी भूल है। और यहां तक कि मेरे पास कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां पर फैमिली मेंबर्स यूएस में रहते हैं लेकिन फिर भी एफआईआर में उनके नाम डाले हुए हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो की आखिरी और सबसे बड़ी गलतफहमी कि यदि मैं अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल कर दूंगा तो मुझे बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। कुछ राहत नहीं मिलने वाली। सबसे पहले तो वो डाइवोर्स के केस को अपने प्लेस पे ट्रांसफर करवाएगी, उसके बाद आप ही के डाइवोर्स के केस में 24 की एप्लीकेशन लगा करके मेंटेनेंस मांगेगी और फिर 25 की एप्लीकेशन लगा के परमानेंट एलिमनी के लिए भी क्लेम कर सकती है। और इसके बाद जो डाइवोर्स का केस है वो फाइनल होने में भी पता नहीं कितना समय लगेगा और उसे परेशानी करना हो तो फिर उसके बाद वो अपील में चली जाएगी फाइनल होने के बाद। तो बताओ क्या मिला। इसलिए दोस्तों अब ये वक्त है अपना दिमाग और स्ट्रेटेजी चेंज करके लड़ने का। वही लकीर के फकीर बने रहेंगे, जो लकीर पूर्वजों ने खींच दी उसी पर चलते रहेंगे कि पत्नी ने ये डाला मैं सेक्शन 9 डाल लूं और फिर मैं सालों तक हैरेस होता रहूं। ये स्ट्रेटेजी आज के समय पे या फिर मैं डाइवोर्स डाल लूं नहीं चलने वाली है। लीक से हटना पड़ेगा, अलग सोचना पड़ेगा, हटके सोचना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा और गलतफहमी अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।